गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग ये आर्थिक विकास तक का या अर्थव्यवस्था तक का पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा कि रोमन साम्राज्य में आर्थिक विकास किस तरह का था। ठीक है, अब हम इसके आगे का जो नेक्स्ट है श्रमिकों पर नियंत्रण वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, श्रमिक यानी विभिन्न इलाकों में काम करने वाले लोग। ठीक, अब ये दास कहलाते हैं। खासकर ये दास थे कौन भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये दास कौन है आप लोगों के यहाँ? अगर मैं दास की बात कहूँ तो दास वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को काम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न देश है आप लोगों के, जैसे ये अफ्रीका था। ठीक है, यहाँ यूरोप है, ये आप लोगों का सारा अमेरिका है। तो यहाँ अफ्रीका से ये पूरा महाद्वीप है बेटा। ये आप लोगों को मैं बहुत पुरानी यानी जो 9th-10th में पढ़ लेते हैं आप लोग, ये बता रही हूँ। अफ्रीका महाद्वीप में से यूरोप के बाज़ारों में लोगों को दास बनाकर ले जाया जाता था। ठीक है, या फिर इन्हें यहाँ उत्तर पूर्वी या उत्तरी अमेरिका में भी लोगों को ले जाया जाता था। पहले तो यहाँ लगते थे बाज़ार। ठीक है, यहाँ से दलाल इनको खरीदते थे और ख़रीदने के बाद वो पानी के जहाज़ों के माध्यम से या तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ले जाते थे और यूरोप में भी जाते थे। अब यूरोप में और यहाँ अब इनके दोबारा बाज़ार लगते थे। ठीक है, जो दलाल इनको लेके गए हैं वो दलाल इनको इन इलाकों में विभिन्न लोगों को बेच दिया करते। ठीक है, और ये बेचने के बाद जब ये बेच दिया करते थे, जो इन्हें खरीदता था वो उनका मालिक बन जाता था हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, यानी कि जो बंदा बेचा गया है वो अब हमेशा हमेशा के लिए उसी के पास रहेगा जिसने उसको खरीदा है। ठीक है, यानी वो उसका दास बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को दास के प्रति व्यवहार वाले पोर्शन में दिखाई दिया होगा। तो बेटा जो दास हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में सहायक साबित हुए। केवल यहाँ यानी आप लोगों का जो ये साम्राज्यवादी व्यवस्था आप लोग टोटली पढ़ोगे कि किस तरीके से छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े देशों ने किस तरीके से गुलाम बना के रखा, वो सब आप लोगों का जो काम धंधा हुआ खासकर यूरोप के देशों में या फिर उत्तरी अमेरिका के देशों में, इन सब में आप लोगों के दासों ने काम किया है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में भी दासों ने काम किया है। ओके, अब दास सारा काम करते थे, घर का, खेतों का, यहाँ तक कि बहुत सारे तो लोगों का ये जो व्यापार वगैरह है उसको भी दास ही संभाला करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का श्रेय केवल और केवल दासों को ही जाता था। ठीक है, लेकिन बेटा एक बहुत बुरा काम भी था कि जो दास हुआ करते थे, यानी जो दास हुआ करते थे इनके साथ बुरा व्यवहार भी होता था। यानी अच्छे व्यवहार वाले तो थे मुट्ठी भर, लेकिन ज़्यादातर दासों के साथ बुरा ही व्यवहार होता था। और बाई चांस अगर मालिक की हत्या हो जाए तो सबसे पहला शक इन दासों पर ही जाता था। ठीक है, सबसे पहला शक इन दासों पर जाता था और घर में जितने भी दास हुआ करते थे ना सभी को फांसी पे चढ़ा दिया करते थे। हालांकि इसका विरोध भी कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के दासों के साथ ऐसा होता ही था। ठीक है, इसी से रिलेटेड पहले मैं यही पढ़ लेती हूँ बेटा, उसके बाद शुरू करते हैं। दासों के प्रति व्यवहार पढ़ रहे हम लोग कि रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति कैसा व्यवहार होता था। ध्यान से सुनिएगा। कुछ ही समय बाद शहर के शासक लूसियस पेडेनियस सेकेंडस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। ठीक है, कत्ल के पश्चात पुराने रीति रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए। यानी कि अगर कत्ल एक ने भी किया तो भी फांसी सारों को मिलेगी। हालांकि ये प्रूफ होगा या नहीं होगा, वो दास ने ही मारा या किसी और ने मारा, वो बात तो बाद की है। ठीक है, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई थी
यानी जैसे इसके जो आप लोगों के डेथ हुई थी लूसियस की, शासक लूसियस की, तो जब इसकी मारा एक दास ने, लेकिन सभी दासों को फांसी पर चढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग थे जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने दंगे भी शुरू किए इन लोगों को बचाने के उद्देश्य से। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में बहुत ज़्यादा कठोरता का विरोध किया जा रहा था, ठीक है, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। यानी सेनेट ने ही विरोध कर दिया कि अगर एक ने मारा है तो सभी को फांसी होगी, ये पहले से ही कानून है, ठीक है। तो उन्होंने लोग जो परिवर्तन की मांग कर रहे थे उनकी नहीं सुनी, ठीक है। और जो सेनेट फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मान ली गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मशालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका, ठीक है। लोगों ने उसे उन सबको फांसी नहीं चढ़ने नहीं दिया और मशाले हाथ में लेकर या फिर पत्थर हाथ में लेकर उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई, ठीक है। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा कि चाहे लोगों ने कितना ही हंगामा क्यों न किया हो, लोगों ने कितनी परिवर्तन की मांग क्यों न की हो, लेकिन दासों के साथ नॉर्मली वही व्यवहार हुआ जो सेनेट ने तय कर रखा था। यानी कि अगर हम कहें कि नौकरों के साथ बेहद बुरा व्यवहार ज़्यादातर होता था तो ये कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसी में पढ़ोगे बेटा कि बहुत सारे ऐसे भी मालिक थे जो अपने दासों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, परिवार के एक सदस्य की तरह रखते थे, या फिर सारा का सारा जो काम धंधा था, व्यापार था, सब मालिक अपने जो दास है उसके हाथ में सौंप कर निश्चिंत होकर रहते थे। और कई सारे तो ऐसे भी मालिक है बेटा, इसी में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कि मरते वक्त उनके अगर कोई नहीं है औलाद वगैरह तो वो अपने दासों को ही अपने सारे संपत्ति का मालिक बना जाया करते थे, ठीक है। अब इतनी सारी बातें आप लोगों को मैंने दास की बता दी, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये है भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत ही गहरी थी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन दोनों की तस्वीर आप लोगों को बना के दिखाऊं कि हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, तो ये बातें बेटा आप लोगों की, एक सेकंड रुको मेरा बच्चा, यानी कि यहाँ है आपके भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व, ठीक है। अगर इसको बोला जाए, अगर मैं इसको बोलूँ कि मान लो ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ठीक है, ये आप लोगों का उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यहाँ है, और ये आप लोगों का पूरा तकरीबन सारा का सारा एशिया है, ठीक है। तो एक तो ये पश्चिमी एशिया, ये पश्चिमी एशिया की बात कर रहा है, यानी जो अफ्रीका की तरफ है, ध्यान रखना। और ये सारा का सारा भूमध्य सागर वाला इलाका, यानी आसपास के जितने भी देश हैं ये एशिया के भी, यूरोप के भी और तुम्हारे अफ्रीका के भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि दास्ता की जड़ें बहुत गहरी थी। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी, ठीक है। यानी ईसाई धर्म राज्य धर्म बन गया था 4वीं शताब्दी में, उसके बावजूद भी दास प्रथा एज इट इज चलती रही, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है भाई, अभी हमने यही पढ़ा है कि इस रोम की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम दास ही कर रहे थे ज़्यादातर। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है। इटली के मामले में सही हो सकती है, कौन से टाइम की बात कर रहा है, देखो जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख केवल और केवल दास ही थे। यानी इतनी बड़ी संख्या में दास थे, इसका मतलब सारी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को चलाने का काम आप लोगों के दास ही कर रहे थे, ठीक है। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी, समग्र यानी सारे साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, यानी जिसके पास ज़्यादा दास है इसका मतलब वो ज़्यादा अमीर है, ठीक है।
कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा वहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी महामारियों से नुकसान भी पहुंच सकता हो। यानी इन्होंने कहा कि वहाँ पर दासों को मत लगाओ, अगर ये बीमार हो गए, अगर इनकी सेहत को कोई नुकसान पहुंच गया तो दास कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दासों को बचाने की बात क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन दासों के ऊपर ही डिपेंडेंट थे सभी। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति भी रख सकते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। यानी ये व्यक्ति है भाई नीरो, जो बार बार आ रहा है आपका नाम, और इसको बॉक्स में पढ़ने का काम किया। ये बॉक्स वाला हमने पहले ही पढ़ लिया है कि उसमें फांसी वाली कहानी थी। ठीक है, जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। ठीक, यानी लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों में भी कमी रहने लगी, और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये दोनों तीनों वर्ड आप लोगों के, ये कहता है दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूर, यानी कि जब दास कम होने लगे तो दास प्रजनन मीन्स दासों की शादियां करा के, जब शादी हो जाएगी तो बेटा बच्चे भी पैदा होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें भी दास बना लिया जाएगा। दास प्रजनन का अर्थ ये है। ठीक है, एक है वो वेतन भोगी मजदूर, यानी धीरे धीरे करके दास प्रथा में थोड़ी ढील आनी शुरू होगी, कमी आनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक दास है, ठीक है, अगर एक दास है वो खरीद लिया तो वो मेरे ही घर पे रहेगा, मैं उसे 2 टाइम खाए 3 टाइम खाए मैं उसको खाना दूंगी, उसी को मैं कपड़े पहनने के लिए भी दूंगी, यानी मेरा कपड़ों का खर्चा, खाने का खर्चा, उसकी बीमारी का खर्चा, पता नहीं कौन कौन सा खर्चा। ठीक है, लेकिन इसकी जगह अब एक और वो कहते हैं ना कि ऑप्शन आ गया था, तो वो था मजदूरों का। ठीक है, दास की बजाय, यानी दास पर अब फोकस लोगों का कम रह गया, मजदूरों पर फोकस ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मजदूर सारा दिन काम करते थे और उस काम के बदले सिंपल तौर पर पैसा लेते थे और भाई अपना खर्चा खुद निकालते थे। ना तो इन मजदूरों को हमें कपड़ा देने की ज़रूरत है, ना हमें इसे खाना देने की ज़रूरत है, ना हम इनकी बीमारियों में पैसा लगाने का काम करेंगे, तो फ़ायदेमंद कौन से रहे? मजदूर। ठीक है, तो ये स्थितियाँ आप लोगों की धीरे धीरे करके चेंज होने लगी। ठीक है, इसके बाद बेटा वेतन भोगी मजदूर सस्ते तो थे ही, सस्ते तो पड़ते थे ही, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा भी जा सकता था। अब दास को तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि खरीद चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो मजदूर हुआ करते थे उन मजदूर को आसानी से छोड़ा भी जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों की व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायात प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है, यानी जो दास का श्रम हुआ करता था, यानी दास बड़े महंगे पड़ा करते थे। अब उसकी जगह देखिएगा ऑप्शन वाला, भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को कम वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था, उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत हमेशा बढ़ जाती थी। इसीलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। ठीक है, यानी गुलाम मजदूर नहीं रहे, यानी कि दासों की संख्या कम होनी शुरू होगी। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यापारी कौन से थे? जो ऐसे दास होते थे जो उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया, यानी मालिकों ने उन्हें मुक्त कर दिया, वो श्रमिक की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वो जगह जगह काम कर रहे हैं, उसके बदले जो पैसा मिल रहा है उससे अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको मुक्त व्यक्ति कहते हैं।
यानी इन दासों और मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा, यानी व्यापार के लिए अब ये इस्तेमाल होने लगे। यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि कई बार अपना पूरा का पूरा कारोबार भी सौंप देते थे। ठीक है, ये कुछ नहीं हो रहा बेटा, टोटली हो रहा है फायदे कमाने का तरीका। ठीक है, अब ये कहता है कि जो रोमन कृषि विषयक लेखक है, यानी जिन्होंने रोम की कृषि के व्याख्या करी है, लिखा है, उन्होंने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरतों से दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन कंटिन्यू होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम, समय की हानि ऐसे मदों की लागत से अधिक बैठती है। यानी अगर हमारे, इसका कहना यही था इस लेखक का, कि अगर हमारे पास भरपूर मात्रा में, प्योर मात्रा में अगर हमारे पास सारी की सारी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, अगर हमारे पास औजार हैं, हमारे पास जो भी हमें लेना है, इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने काम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास औजारों की कमी हो जाएगी तो टाइम पर काम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि ज़्यादा लागत नहीं होगी, सारी औजार, सारी चीज़ें, सब कुछ पहले से बना के रखना चाहिए। नियोक्ता की यह आम धारणा थी कि जो निरीक्षण है, यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक नहीं होता। ठीक है, अब श्रमिकों के ऊपर काम तो छोड़ दिया, लेकिन अगर उन श्रमिकों पर निगरानी नहीं होगी तो यही मानना है बेटा कि काम भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जब भी कोई काम किया जाता है तो काम सौंपने के बाद उन पर एक हेड बिठा दिया जाता है जो सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों के मालिक को देता रहे। डिट्टो वही काम इन्होंने यहाँ किया है। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की। ये व्यक्ति बेटा जिसने निरीक्षण की मांग उठाई है, ये कहता है कि 10-10 श्रमिकों के समूह बना दो ताकि यह दावा किया जा सके कि इन छोटे से समूह में ये बताना अपेक्षाकृत आसान हो जाता था कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन का विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ पिलिनी, एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। यानी भाई निरीक्षण के लिए अगर एक बंदे को इनके ऊपर बिठा दिया, वो पल पल की खबर मालिक को दे रहा तो ठीक है, लेकिन काम कराने का जो ढंग है जिसमें श्रमिकों के पैरों में बेड़ियां डालकर कि तेरा ये 10 का ग्रुप है, तेरा वो 10 का ग्रुप है, तो ये चीज़ देने का काम भले ही करो, लेकिन पैरों में जंजीर डालकर बंधक बनाकर करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, बिल्कुल है भाई, अगर हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज विश्व में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे। वरिष्ठ पिलिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी कि सुगंधित रॉल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया। यानी यहाँ पर अगर आप लोगों को पिलिनी शब्द का मीनिंग नहीं मालूम तो भाई पिलिनी वो लेखक है, जो लेखक काम कर रहा है, लिख रहा है इन श्रमिकों के बारे में। ठीक है, तो अगर पिलिनी नाम ये यहाँ नहीं है, और भी आएगा चैप्टर में, बार बार आएगा, तो पिलिनी एक लेखक है और वह सुगंधित रॉल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के हालात बताएगा। ये तुम्हें अभी देखिए, जहाँ उसके अनुसार कितना ही कड़ा नियंत्रण, इसका कहना है, इस व्यक्ति का, पिलिनी का कहना है
कि फैक्ट्रियों के हालात बड़े ख़राब हैं। पिलनी के अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। ठीक है, यानी कि जिसको काम चोरी करनी हो तो करेगा। कामगारों के एप्रैनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। यानी अगर बंदा ये सारे काम करेगा तो समझ में आएगा कि वो बंदा काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा है। सिर्फ इसलिए उनके ऊपर ये कड़े कानून थोप दिए गए थे। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद भी किया जाता होगा, क्योंकि 3वीं शताब्दी के एक राज्यादेश में मिस्र के किसानों द्वारा अपना गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वो गांव इसलिए छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती का काम ना करना पड़े। ठीक है, ये लोग बेटा गांव छोड़कर निकल जाते थे और जंगलों की तरफ भाग जाया करते थे। ठीक है, या फिर वो शहरों की तरफ फैक्ट्री और कारखानों में काम करने के लिए भाग जाया करते थे। ओके, संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर भी लागू होती थी। 398 के कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था। आप लोगों ने बहुत सारी ये देखी होंगी जो इधर उधर घूमती है आपकी, अब तो फिलहाल कम हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी गायें इधर से उधर घूमती हैं। जो गायें इधर से उधर घूमती हैं तो बेटा उन पर उनके या तो गर्दन वाले निशान पर या उसके पेट के पीछे जो उसका एक इलाका होता है, आई मीन एक हिस्सा, उस पर अपनी मोहर लगा दिया करते थे। यानी अपनी मोहर लगा दी जाती है उसके ऊपर, उसकी पहचान बन जाती है कि ये गाय फलाना व्यक्ति की है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन कामगारों के साथ ये बुरा व्यवहार भी होता था कि उनको दागा जाता था, यानी उनके ऊपर भी निशान लगाए जाते थे। यानी कि गरम करके जो नॉर्मली दागने का काम होता है वो होता है बेटा लोहे को गरम किया और गरम करने के बाद उसको लगा दिया उसके पीछे वाले हिस्से पर या फिर आगे गर्दन वाले हिस्से पर। ठीक है, तो अगर ऐसा मानव के साथ होता तो बेटा कितना ज़्यादा भयानक लगेगा। ठीक है, तो फिर भी ये काम फिर भी होते थे। ये कहता है कि दागा जाता था ताकि वे यदि भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। ठीक है, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। यानी अगर मैंने मान लो किसी से पैसा ले रखा है, मैं चुका नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपने एक बंदे को छोड़ देती हूँ या अपने बच्चे को छोड़ देती हूँ या अपने किसी रिलेटिव को छोड़ देती हूँ और ये कहती हूँ भाई जब तक मेरा कर्ज पूरा नहीं होता तब तक आप इसको अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी हुई हैं। वाकई में इन मज़दूरों के साथ, बेचारों के साथ इतना ही बुरा व्यवहार होता था। 2वीं शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। हालांकि वे मुक्त हैं यानी आज़ाद हैं, फिर भी वो आत्मसमर्पण करते हैं गुलामी के काम के लिए, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता, भूखे मरने के हालात हो जाते हैं तो वो भी बिकने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए अगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने ही बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अपना जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए अपने बच्चों को बंधक मजदूर की तरह पहुंचा दिया करते थे उस व्यक्ति के पास जिससे उन्होंने कर्ज लिया है। इतने उसके कर्ज का पैसा कंप्लीट नहीं हो जाता, इतने वो बच्चा उसी के पास रहेगा, उसी के काम करेगा। ठीक है, अगस्टस ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी ज़्यादा व्यापक थी, यानी बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। फिलहाल बेटा उनका आंसर ना था कि वो बच्चा तब तक बंधक बना ही रहेगा चाहे उसका बाप भी गुजर जाए, लेकिन वो तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका नहीं पूरा हो जाता ऋण। ठीक है,
ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी ज़्यादा व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र नष्ट कर डाले थे। ठीक है, यानी साहूकारों के घरों पर किया अटैक और वहाँ से ऋण पत्र कौन से हुआ करते हैं? ऋण पत्र वे थे बेटा जो कि पूरी तरीके से तुम्हारे किसानों की ज़मीन को लेके उसके कागजात लेकर रख लिए और उसको बोल दिया भाई कि तो इसका ब्याज चुका। वो ब्याज सारी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होके देता था। ठीक है, तो इसके लिए यहूदियों ने विद्रोह कर दिया था और साहूकारों के घरों पर किया अटैक, वहाँ से निकाले ऋण पत्र और उनको जलाकर नष्ट कर दिया कि अब मांग तो कहाँ से मांगेगा। ठीक है, फिर भी हमें इस संबंध में यही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एंस्टेशियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, यानी बहुत एक अच्छी सी बात है बेटा। जैसे कि यहाँ ये बता रहा है कि सम्राट जो एनास्टेशियस था उसने काफ़ी ज़्यादा मजदूरी देकर लोगों को काम करने के लिए बुलाया और केवल 3 सप्ताह में यानी कि 20-21 दिन में उसने पूरा एक दारा शहर निर्मित करा लिया था उनसे। ठीक है, और कुछ दस्तावेजों से हमें यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने ज़्यादा फैल गए थे। ठीक है, यानी आप लोग पेपायरस का बहुवचन ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पेपायरी या पेपायरस ये पौधा होता है बेटा जिसका सरगड्ढा बनाया जाता है, लिखने के काम आता है। ठीक है, और इन्हीं पे यानी ये इनसे दस्तावेज निर्मित किए गए हैं लिखवा के, जिस पर इन वेतनभोगी श्रमिकों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें दी हुई है। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा श्रमिकों दासों की व्यवस्था आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग सामाजिक श्रेणियाँ। ठीक है।